अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास का चैप्टर 6 डिस्कस करते हैं, जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम की खसूसियात क्या हैं। एंजाइम की खसूसियात को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। वो कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तमाम के तमाम जो एंजाइम्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। और प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। के अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनती है। जो एंजाइम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। सेकंड पे है कि रिएक्शन रेट मिलियन टाइम फास्टर। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक रिएक्शन लें, उस रिएक्शन में हम एंजाइम्स को ऐड कर दें, उस एंजाइम वाले रिएक्शन का जो रेट है वो मिलियन टाइम्स फास्टर होगा देन एन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। एक कैटालाइज्ड रिएक्शन मीन जिसको हमने एंजाइम्स के थ्रू कैटालाइज करवाया है, उस रिएक्शन का जो रेट है वो मिलियन टाइम्स फास्टर होगा एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें हमने एंजाइम्स को यूज़ नहीं किया। थर्ड पे एक दे आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। वो कहते हैं कि ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट की जो नेचर है उसके लिए स्पेसिफिक होता है। एक एंजाइम हर सबस्ट्रेट पर रिएक्शन नहीं करता। एक जो एंजाइम है वो हर रिएक्शन को, हर सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं कर सकता। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। कि जो एंजाइम्स वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। कि सबस्ट्रेट की जिस तरह की नेचर होती है उस तरह का ही एंजाइम्स पे एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स का लिए एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम प्रोटीएज कहते हैं। प्रोटीएज एंजाइम्स ही प्रोटीन पर वर्क करेगा और इसको कैटालाइज करवाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लिपिड्स हों तो ये प्रोटीएज एंजाइम्स लिपिड पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लिपिड्स और चीज़ें, उनके लिए एंजाइम्स और होंगे। इससे हमें ये पता चला कि हर सब्सटेंस के लिए, हर सब्सटेंस के नेचर के लिए जो एंजाइम वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब एंजाइम पूरे का पूरा वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसको पूरा का पूरा कैटालाइज नहीं करता। क्या चीज़? रिएक्शन की स्मॉल पोर्शन होता है, छोटा सा पोर्शन। ये इतना पोर्शन है जो कि ये रिएक्शन में काम करता है, जो रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। एक स्मॉल पोर्शन होता है ऑफ द एंजाइम जो क्या करता है? रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। इस स्मॉल पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट है जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर उस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। ठीक है। इसको द स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम दैट कैटालाइज द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप। ये स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है पूरे एंजाइम पे। एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है एंजाइम के ऊपर जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। तो हमने ये पहले डिस्कस किया कि रिएक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं। अब हमने एक केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करवाया है, तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको हम रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए इनहिबिटर्स यूज होते हैं, जबकि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेटर्स यूज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो हमारी कितनी नीड है उसकी। अगर नीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम एक्टिवेटर के थ्रू रिएक्शन को और कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन हमारी जो नीड ऑफ रिएक्शन है वो कम है, तो हम जब रिएक्शन कंप्लीट होगा या
या फिर जितनी हमें ज़रूरत है उतना रिएक्शन हो गया है तो हम एक इनहिबिटर्स के थ्रू जो रिएक्शन की जो एंजाइम का रिएक्शन है उस एंजाइम की एक्टिविटी है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। अगर हमने एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है या उसको स्टार्ट कर रखना है तो हम उसके लिए एक्टिवेटर यूज़ करेंगे। अगर हमें एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम इसके लिए इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ एंजाइम्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोफैक्टर्स को। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर फंक्शनिंग। हमने डिस्कस सबसे पहले ये किया कि जो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की या आयन की ज़रूरत होती है। वो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को या उस आयन को अपने साथ मिला के रखते हैं, फिर वो प्रॉपर वर्क करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एंजाइम है। तो इस एंजाइम को वर्क करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की या आयन की ज़रूरत होती है। वो अपने साथ इसको अटैच कर लेते हैं, वो किसी भी जगह पे अटैच कर लेते हैं अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जब एक एंजाइम एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयन को अपने साथ अटैच करता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, उस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। इसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। और वो नॉन प्रोटीन पार्ट मेटल आयंस भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दोबारा सुन लें, कोफैक्टर्स क्या होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि कोफैक्टर तो जो एंजाइम है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। वो अपने साथ नॉन प्रोटीन पार्ट को अटैच कर लेता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट अपने साथ अटैच करता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। आइए कोफैक्टर की टू कैटेगराइज है कि जो कोफैक्टर होता है, अगर तो ये जो कोफैक्टर ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर तो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांगली मजबूती के साथ उसके साथ अटैच है, तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है वो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड होगा तो हम उसको कहेंगे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बना है। अगर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा उसको हम कहेंगे ये कोएंजाइम है। और कोएंजाइम कुछ एग्जांपल है जैसे कि थायमीन है, फोलिक एसिड और राइबोफ्लेविन है। ये ऑर्गेनिक ये कोएंजाइम के एग्जांपल है कि थायमीन, फोलिक एसिड और राइबोफ्लेविन एज अ कोएंजाइम्स एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को। तो मेटाबॉलिक पाथवे में जो सेवरल एंजाइम्स, बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं एक ऑर्डर में, उस ऑर्डर को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं कि बहुत से एंजाइम मिलकर एक स्पेशल ऑर्डर की फॉर्म में, कि पहले एक एंजाइम में वर्क किया, उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी उस प्रोडक्ट पे दूसरा एंजाइम आके वर्क करेगा, फिर ये एंजाइम वर्क करने के बाद उसको अगली प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, फिर तीसरा एंजाइम आ जाएगा, फिर वो उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो इस तरह एक सिलसिला चलता है, एक सीक्वेंस चलती है, एक ऑर्डर चलता है। इसको जिसको एंजाइम्स फॉलो करते जाते हैं उस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ एंजाइम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।